दोस्तों नमस्कार। तो पढ़ा जीएस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है क्लोन, दूसरा है प्लूरीपोटेंसी, तीसरा है कैलस और चौथा है टोटीपोटेंसी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होता है? तो जो कोशिका होती है उस कोशिका से संपूर्ण नए पौधे के उत्पन्न होने की क्षमता है टोटीपोटेंसी कहलाती है। टोटीपोटेंसी का हिंदी होता है पूर्व सख्तता। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना और बेतवा नदी का संगम जो होता है वो हमीरपुर के आसपास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार नहीं है? तो इसमें आनुवंशिक विकार देखते हैं कौन सा नहीं है। मिक्सोडेमा, वर्णांधता, अतिरक्त स्राव रोग, अरंजकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिक्सोडेमा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मिक्सोडेमा। ये आपका आनुवंशिक विकार नहीं है और बाकी जो तीनों हैं वो आपका आनुवंशिक विकार के रोग हैं। तो मिक्सोडेमा थायरॉक्सिन हार्मोन के कम स्रावण से उत्पन्न होने वाला रोग है। इससे थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है, जिससे हृदय ग्रंथि वो धीमी पड़ जाती है और रोगी की त्वचा खुश्क हो जाती है, पलके व होठ मोटे हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना 2013 के अनुसार सरकारें निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। सामरिक प्रयोजन, परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए परियोजना, सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए जहां भूमि का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। ऑप्शन देखते हैं इसमें केवल ए और सी, ऑप्शन 2 ए बी और सी, ऑप्शन 3 बी और सी, ऑप्शन 4 ए और बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा ए बी और सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकृति कारण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था, ये ध्यान रखेंगे, किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन लोकायुक्त को, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कैग को, या केंद्रीय सतर्कता आयोग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 केंद्रीय सतर्कता आयोग को। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग इसका सही आंसर होगा। तो इसको सीवीसी भी बोलते हैं। देखते हैं दोस्तों, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी इसका फुल फॉर्म होता है और यह भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्र सरकार की एक प्रमुख संस्था है। प्रश्न नंबर 6। भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन देखते हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण समिति, महिला और बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, या किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाल अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग एक वैधानिक निकाय है और इसका गठन बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु आयोग अधिनियम 2005 के अधीन वर्ष 2007 में किया गया था। इस आयोग का अधिनियम इसका गठन वर्ष 2007 में किया गया था और यह आयोग देश में बाल अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन प्रतिरक्षण करता है। आयोग बच्चों से जुड़े कानूनों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाता है। इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा पद्म विभूषण देखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा, अरुंधति राय, चंदी प्रसाद भट्ट, या मेधा पाटेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा को ये ऐसे पर्यावरणविद हैं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
और ये चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। चिपको आंदोलन के कारण वे विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से भी प्रसिद्ध हो गए थे। और वर्ष 2009 में देखेंगे दोस्तों, वर्ष 2009 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को शेयर होता है दोस्तों, शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है। तो यहाँ पे शेयर को जो बेचने और खरीदने के लिए देखेंगे कौन सा साधन है। भारतीय डिपॉजिटरी रसीद, विशेष आहरण अधिकार, या इवेंट डाटा रिकॉर्डर, या ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं इसका राइट आंसर। तो प्रश्न नंबर 8 का इवेंट यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद, इवेंट डेटा रिकॉर्डर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद यानी कि जीडीआर। अब जीडीआर क्या होता है? यह एक ऐसा प्रपत्र होता है जो भारत से बाहर अर्थात डिपॉजिटरी बैंक द्वारा अनिवासी निवेशकों को जारी किए जाते हैं। यदि एक भारतीय कंपनी अमेरिका के अलावा अन्य देशों से पूंजी जुटाना चाहती है तो वह कंपनी जीडीआर के माध्यम से पूंजी जुटाएगी। जिन देशों में जीडीआर जारी किए जाते हैं वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में इसे खरीदा और बेचा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम, निदेशक सिद्धांत, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, या संविधान सभा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह 1947 में गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया। प्रश्न नंबर 10, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर देखेंगे, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? टी एस सरस्वती अम्मा, वल्लभाचार्य, या किसारी मोहन गांगुली, या पंडित राम अवतार शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसारी मोहन गांगुली। किसारी मोहन गांगुली एक भारतीय अनुवादक थे जिन्हें महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय के रूप में ख्याति प्राप्त है। और उनका अनुवाद कृष्ण द्वैपायन व्यास के महाभारत के रूप में 1883 से 1896 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय एक स्वचालित रूप में खुद को कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन, ओवरराइट वायरस, फाइल आवंटन तालिका वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, या मल्टीपार्टिएट वायरस। तो इसका देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो पॉलीमॉर्फिक वायरस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीमॉर्फिक वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस एक जटिल कंप्यूटर वायरस है जो डेटा प्रकारों और कार्यों को प्रभावित करता है। यह वायरस स्वचालित रूप में खुद को कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन, मंद मुद्रास्फीति, लागत जन्य मुद्रास्फीति, अन्य मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति, और चौथा है आपका द्रुत मुद्रास्फीति। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी, लागत जन्य मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2, लागत जन्य मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के और भी प्रकार हैं जैसे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति जिसे हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं, और मंद मुद्रास्फीति जिसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती या चलती मुद्रास्फीति, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इससे स्पष्ट होता है कि जो लागत जन्य मुद्रास्फीति है यह मुद्रास्फीति का प्रकार नहीं है और बाकी सब मुद्रास्फीति के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 13, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीट आरक्षित हैं? कितनी सीट आरक्षित हैं? तो ऑप्शन इसमें देखते हैं, 17, या 47, या 29, या 34। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 47 सीट। 47 सीट यहाँ पे इसके अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। अगर पूछा जाए कि अनुसूचित अनुसूचित जनजाति के लिए 47 और अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीट आरक्षित हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता इस प्रारूप पर आधारित हैं? तो ऑप्शन देखते हैं सिंगापुर, ब्रुनेई या श्रीलंका। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, ए और सी दोनों, बी और सी, ए बी और सी या ए और बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए बी और सी। ऑप्शन नंबर 3 ए बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। सिंगापुर, ब्रुनेई एवं श्रीलंका जैसे देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है। भारत के राजनीति के निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो पहला देखते हैं, सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं, यह न्यायालय में परिवर्तनीय है, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? तो ऑप्शन देखते हैं, इसमें ऑप्शन देखते हैं, सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। और दूसरा देखते हैं, सूचना पाने के पीछे क्या कारण है, सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो दोनों सही हैं या उनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर सही होगा ये होगा उपरोक्त दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों सही है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। शब्द भेदिया लेन देन इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो शब्द भेदिया लेन देन यानी सार्वजनिक खर्च, शेयर बाजार, हवाला खर्च या कर निर्धारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेयर बाजार। जो शब्द भेदिया लेन देन है इनसाइडर ट्रेडिंग यह शेयर बाजार से संबंधित है। इनसाइडर ट्रेडिंग या भेदिया कारोबार शेयर बाजार से संबंधित होता है। और जब कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा कोई व्यक्ति अंदरूनी जानकारी होने के आधार पर शेयर खरीद या बेचकर गलत तरीके से मुनाफा कमाता है तो इसे ही इनसाइडर ट्रेडिंग या भेदिया लेन देन कहा जाता है। और सेबी कानून 1992 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग अपराध है। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या एम के गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमिका है? जलोढ़क तलछट का अर्थ, ऑप्शन देखते हैं, पवन द्वारा निर्मित कटाव भूमि, दूसरा ऑप्शन नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि, या तीसरा देखते हैं पवन द्वारा निर्मित तलछट भूमि, चौथा देखते हैं नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि। तो जलोढ़क जलोढ़ मिट्टी आप देखते होंगे कि नदियों के बहाव से इसकी निर्माण होता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि। नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो नदी द्वारा अपने मार्ग में जमा की गई मिट्टी जलोढ़क होती है और उस मृदा को जलोढ़क मिट्टी कहा जाता है, जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया जाता है तथा कहीं अन्यत्र जमा किया जाता है। जलोढ़क से भरी मिट्टी को जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20, किस देश ने वर्ष 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस पर आप ट्रिक लगा लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने वर्ष 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू
यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कामागाटा मारू कहाँ किस देश का स्टीमर है, तो आप उससे भी ध्यान लगा सकते हैं कि यह जापानी स्टीमर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो किसने मना कर दिया था दोस्तों, देखते हैं। तो कनाडा ने मना कर दिया था, कनाडा ने मना कर दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कनाडा। तो कामागाटा मारू जापान का एक वाष्प शक्ति से चलने वाला पोत है जो वर्ष 1914 में हांगकांग से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के तट पर पहुंचा था। कनाडा के अधिकारियों ने इसे कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन: वनोन्मूलन, अविकसित देशों को कम सेवाएं, औद्योगिकीकरण और आधारभूत संरचना संबंधी, या कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिकीकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय वन सेवा के कैडरों का नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या भारतीय लोक सेवा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी? 1950, 1952, 1949 या 1947? तो कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। 1952 में। तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, जबकि लोकसभा का प्रथम सत्र जो है वो 13 मई 1952 को आरंभ हुआ था। और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को पहली बार किया गया था, जबकि राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अतः इससे स्पष्ट होता है कि दोनों सदनों की स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? तो इसका तो सभी लोग आंसर राइट जानते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। एक, अधिशासी मंडल जिसमें मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के उपराष्ट्रपति शामिल हैं। दूसरा है उस राज्य के मुख्यमंत्री। तीसरा है उपराष्ट्रपति। या चौथा है प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, प्रधानमंत्री। तो संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, लेकिन वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। प्रश्न नंबर 25, एक प्रकार का मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है। ऑप्शन देखते हैं। रूटकिट, बाट, या बैकडोर, या एडवेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एडवेयर, ऑप्शन नंबर 4, एडवेयर। तो एडवेयर एक प्रकार का मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है। इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देखते हैं। भूमि और भवन पर कर, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, रोजगार और बेरोजगारी, श्रमिक संघ और औद्योगिक एवं श्रमिक विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि और भवन पर कर, ऑप्शन नंबर 1, भूमि और भवन पर कर। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूची आती हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो भूमि और भवन पर कर राज्य सूची के अंतर्गत आता है, और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन यह समवर्ती सूची पर आता है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची पर आता है, और जबकि रोजगार और बेरोजगारी यह भी समवर्ती सूची पर आता है, और जबकि श्रमिक संघ, औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद यह संघ सूची पर आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनका नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन: अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 9, या अनुच्छेद 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79, ऑप्शन नंबर 1,
अनुच्छेद 79 कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनका नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 28 चलते हैं। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? तो ऑप्शन देखते हैं। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, एसपी मेहता बनाम भारत संघ, या बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, एमसी मेहता बनाम भारत संघ। तो गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए एमसी मेहता बनाम भारत संघ व अन्य 1988 में सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें प्राधिकारियों को गंगा नदी में प्रदूषण करने वाले चर्म शोधन कार्य को रोकने का निर्देश दिया गया था। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। यह दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताओं जैसे वेतन के लिए नियोक्ता, ब्याज के लिए बैंक इत्यादि द्वारा स्रोत पर कर की कटौती हो चुकी है और वह सरकार को जमा कर दिया गया है। जो यह कौन सा फार्मा दर्शाता है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। फार्म 12, फार्म 26 एस, फार्म 16 या फार्म 16 ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, फार्म 26 एस। फार्म 26 एस यह दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताओं जैसे वेतन के लिए नियोक्ता, ब्याज के लिए बैंक इत्यादि द्वारा स्रोत पर कर की कटौती हो चुकी है और वह सरकार को जमा कर दिया गया है। और फार्म 26 एस करदाता का वार्षिक टैक्स स्टेटमेंट है। करदाता अपने पैन नंबर की सहायता से इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट से प्राप्त कर सकता है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। वर्ष 1956 में दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट डेली मिलते रहें। और दोस्तों, आप आपके हिंदी और जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान दोनों साथ साथ में चलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 पर। वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? ऑप्शन देखते हैं। भौगोलिक समानता और संसाधन आवंटन, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा, भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता, या प्रशासन की सुविधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता। तो दोस्तों, आज़ादी के बाद जब भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, तो उसमें भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था। तो आशा करते हैं दोस्तों कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि आप लोग को कैसे कंटेंट पसंद आ रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।